नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अंशिका चौधरी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण की संपूर्ण पाठ्यक्रम, जो सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित क्यों ना हो। हम छोटे से छोटे और बड़े बिंदु को भी लेकर चलेंगे, जैसे छोटे से छोटे बिंदु को भी, और जैसे संधि समास, हर एक बिंदु को हम पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा जो सबसे पहले बिंदु है वो है हिंदी व्याकरण। ठीक है, कौन सा है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आज तक हम पढ़ते आए हैं, सबको पता है कि हिंदी व्याकरण इतना तो सबने पढ़ा है कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और ये भी सबको पता होगा कि व्याकरण क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों पढ़ते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप जानने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी भाषा का हम शुद्ध रूप जानने के लिए क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए, हिंदी व्याकरण आपने सबने पढ़ी है, इससे पहले आपने भाषा के बारे में भी जाना है। जैसे व्याकरण पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हिंदी के बारे में जानेंगे। हिंदी के बारे में जानने से पहले, हिंदी क्या है? हमारी एक भाषा है, तो इसके बारे में जानने से पहले हम एक भाषा के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा। ठीक है, भाषा क्या होती है? भाषा के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। भाषा भास धातु से बना हुआ है। किससे? भास धातु से। ठीक है, किससे बनता है? भास धातु से। क्रियाएं किससे बनती है? धातु से। किससे बनती है? धातु से। ध्यान रखना, जो धातुएं होती है वो किस भाषा में होती हैं? मूल भाषा में। किस भाषा में? मूल भाषा में। मूल भाषा का नाम लेते ही आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि मूल भाषा किसे बोलते हैं? संस्कृत को। किसको बोलते हैं? संस्कृत को। संस्कृत को क्या बोलते हैं? मूल भाषा और संस्कृत एक ही बात है। ठीक है, तो भाषा जो है भास धातु से बना हुआ है, और क्रियाएं किससे बनती है? धातुओं से बनती है। भास का अर्थ क्या होता है? भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। ध्यान रखना इस बात का कि अभी हम परिभाषा पर नहीं गए हैं। ठीक है, परिभाषा पर नहीं गए हैं। पहले हम क्या देखते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ। क्या देखते हैं? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना होता है। विचार का मतलब क्या होता है? विचार का मतलब होता है हम मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। क्या होती है? अध्वन्यात्मक इकाई। अध्वन्यात्मक इकाई है। क्या है? मान लो आप यहाँ आने से पहले ये सोच रहे थे कि आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ? हिंदी व्याकरण पढ़ने वाला हूँ। आप अपने मन में सोचते हुए रास्ते में चल रहे थे कि आज मैं जाकर के हिंदी व्याकरण पढ़ने वाला हूँ। क्या जब तक ये आप अपने मन में सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, तब तक ये क्या है? एक विचार है। अध्वन्यात्मक विचार। अ का मतलब नहीं से लिया जाता है, ध्वनि। तो जो अध्वन्यात्मक इकाई है वही आपके मन में अगर कोई विचार चल रहे हैं, वो तो क्या है? विचार। अध्वन्यात्मक इकाई क्या है? विचार है। ठीक है, और मान लो आप किसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो, परिभाषा पे अब आएंगे। मान लीजिए वही विचार आप, मान लो आपके साथ में आपका सहपाठी चल रहा है और आप उसे कहेंगे कि आज हम ना हिंदी व्याकरण की क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, जो मन में चल रहा था आप उसके समक्ष प्रकट कर रहे हो। ठीक है, तो एक या एक से अधिक व्यक्ति और एक या एक से अधिक इधर भी हो सकते हैं। एक या एक से अधिक इधर भी हो सकते हैं। एक या एक व्यक्ति जो अपने विचार हैं वो किसी के समक्ष प्रकट करता है, तो वो किस माध्यम से करता है? किस माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। जो ये व्यक्तियों के मध्य अपने विचार प्रकट करना है वो किसके माध्यम से है? भाषा के माध्यम से। तो भाषा क्या है? एक माध्यम या साधन है। क्या है?
माध्यम या साधन है भाषा। किसका? अपने विचारों को प्रकट करने का, अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करने का जो माध्यम या साधन है वो क्या है? भाषा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, भाषा की परिभाषा। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई, अध्वन्यात्मक इकाई जिस माध्यम या साधन से किसी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, किसी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, मनुष्य के मन की एक कोई भी अध्वन्यात्मक इकाई, जो अंदर अध्वन्यात्मक इकाई या जो विचार हैं, क्या है? विचार, जिस माध्यम या साधन से किसी के समक्ष प्रकट किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो माध्यम क्या हो गई है? भाषा हो गई है। क्या है? माध्यम भाषा है। ठीक है, भाषा के बारे में हमने जान लिया है। इसके बाद में हम देखते हैं भाषा की विशेषताएं। क्या? भाषा की विशेषताएं। किसी भी चीज को हम रटेंगे, किसी भी तथ्य को हम रटेंगे नहीं, हमें समझ करके ही चलना है। रटी हुई चीज़ें दोस्तों याद नहीं रहती हैं, हमें समझ करके चलना है और जीवन भर के लिए इन चीज़ों को भूलना नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? भाषा की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, पहली विशेषता है अर्जित संपत्ति। मान लो एक छोटा बच्चा है, क्या है? एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को ना मान लो कोई छोटे बच्चों को क्या वो जन्म से भाषा सीख करके आता है? नहीं ना, नहीं। कोई भी छोटा बच्चा होता है, हमारे घर में देख लो, हम थे, क्या भाषा सीख करके आए थे? नहीं ना। किससे ग्रहण की थी? छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या वो बोल पाता है? वो इस तरीके से, उसे पानी पीना होता है तो पानी की तरफ करता है, करता है ना। देखते हैं ना हम छोटे बच्चों को हमारे ही घर में। तो वो जो भाषा है वो कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है। ठीक है, परिवार समाज से सीखता है, मतलब वो वहाँ से ग्रहण करता है, वहाँ से अर्जित करता है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या हो गई? अर्जित संपत्ति। दूसरी कहाँ से? इसी में से निकल करके आई है, अभी मैंने बताया, परिवार सामाजिक परिवेश से जो है वो भाषा सीखता है। किससे? सामाजिक परिवेश से भाषा सीखता है। ठीक है, पहली विशेषता होगी अर्जित संपत्ति है भाषा, और सामाजिक परिवेश से वह अर्जित करता है। इसके बाद में अगली विशेषता है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। मान लीजिए भाषा का अगर अंतिम स्वरूप होता तो सबसे पहली, उदाहरण के लिए लीजिए, सबसे पहली हमें अभी देखिए सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद में धीरे धीरे रूप परिवर्तन होकर के भाषाएं बदलती गई। जैसे एक शब्द लेते हैं, रामेश्वर।
अब ये रामेश्वर जो शब्द है इसको हम धीरे धीरे जल्दीबाजी में बोलते हुए या कैसे भी समझ लो इसको रामेश्वर बोल जाते हैं। क्या बोल देते हैं? रामेश्वर बोल देते हैं। शुद्ध तो यही है लेकिन बोलने में हमें हम क्या कर देते हैं? रामेश्वर कर देते हैं। तो ये जो रूप परिवर्तन होकर के धीरे धीरे भाषाएं अपना रूप परिवर्तन होकर के बदलती रहती हैं। ठीक है, क्या होती है? बदलती रहती हैं। तो भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता। ठीक है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होगा तो क्या होगी? वो भाषा परिवर्तन होकर के दूसरा रूप लिए जाएगी। तो अगली विशेषता क्या हो गई? परिवर्तनशील। भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील हो गई। ठीक है, अगली विशेषता है भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है। क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। और अगली विशेषता है हर एक भाषा का अपना मानक स्वरूप होता है। भाषा कठिन से सरलता की ओर, भाषा कठिन से सरलता की ओर बढ़ती है। अभी मैंने उदाहरण देकर के बताया, जैसे रामेश्वर शब्द है तो उसका हम जल्दीबाजी में बोल करके क्या कर देते हैं? रामेश्वर, मतलब उसको सरल भाषा की ओर ले जाते हैं। तो भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर। दूसरा उदाहरण देकर के देखें, मान लो तत्सम शब्द किस में चलते हैं? संस्कृत में। और तद्भव शब्द किस में चलते हैं? हिंदी में, जो कि हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे तत्सम शब्द है कोई भी अश्रु मान लीजिए। अश्रु मतलब आंसू। ठीक है, क्या होता है? आंसू। लेकिन अब अश्रु एक कठिन शब्द है। ठीक है, तत्सम का शब्द है, इसे सरल रूप या तद्भव रूप क्या दे दिया गया है? आंसू। ठीक है, तो जो सरल रूप है वो क्या है? मतलब कठिनता से सरल की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके यह विशेषताएं हो गई हैं। अर्जित संपत्ति सामाजिक परिवेश से ग्रहण की जाती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप नहीं होगा तो भाषा परिवर्तनशील होगी। और हर एक भाषा का अपना मानक स्वरूप होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो या अन्य भाषाएं हो, उनका अपना एक मानक स्वरूप होता है। भाषा कठिन से सरलता की ओर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद में भाषा की विशेषताएं हमारी हो चुकी है। अब है भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। आप ये मत समझना कि इनमें से प्रश्न नहीं बनते, इनमें से भी प्रश्न बनते हैं और कहाँ से पूछ लिया जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और आप इन बिंदुओं को छोड़ देते हैं कि इनमें से कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन इनमें से प्रश्न बनता है। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो भाषा को सीखने का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो किस तरीके से भाषा को सीखते हैं, देखिए पहला बिंदु है इसमें जिज्ञासा। दूसरा बिंदु है अनुकरण। तीसरा बिंदु है अभ्यास। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे सीखते? मान लो किसी चीज को सीखने की आपके अंदर जिज्ञासा है। एक उदाहरण से बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपको सीखने की कोई भी जिज्ञासा है, तो आपके सामने मान लो आपको चित्र बनाने का बड़ा ही शौक है, तो आपके सामने कोई पेंटिंग होगी। मेरे बनाई हुई चित्रकला पे बिल्कुल ना जाएं, मुझे पेंटिंग बनाना नहीं आता है। तो आप एक बार समझ लीजिए, इसकी तरफ ध्यान ना दें, हम बस इतना सा सोच लीजिए कि ये कोई पेंटिंग है और मेरी नहीं बनाई हुई है, ये सोच लेना। ठीक है, तो ये
कोई भी पेंटिंग है तो मान लो किसी के मन में कोई जिज्ञासा होगी कि मुझे ना पेंटिंग बनाना बड़ा ही अच्छा लगता है और मैं पेंटिंग बनाना सीखूंगा, तो कोई भी पेंटिंग आपके सामने आएगी, मान लो यहाँ पर दीवार पे लगे हुए हों या बाहर आप रास्ते में जा रहे हो तो कहीं पर भी कोई भी पेंटिंग लगी हुई होगी तो आप उसे देखोगे, आपके मन में जिज्ञासा होगी देख करके कि यार मैं भी सीखूं इसको, होगी ना। और फिर जिज्ञासा होगी, पहली विशेषता क्या है, जिज्ञासा, ठीक है। और जिज्ञासा होगी तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को बनाने की कोशिश करोगे, आप भी सीखने की कोशिश करोगे। तो इसे बनाने मतलब नकल करके बनाने की कोशिश करोगे, देख करके बनाओगे ना आप, तो वहाँ क्या करोगे, नकल करके बनाने की कोशिश करोगे आप इसको। तो यहाँ पर अनुकरण क्या है, नकल, अनुकरण का मतलब होता है नकल। तो यहाँ पर नकल करके आप बनाने की कोशिश करोगे इस पेंटिंग को, ठीक है। और बनाने की कोशिश करोगे और अच्छा बनाने के लिए या अच्छे से सीखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पाठ्य पुस्तक है, उसे बार बार हम पढ़ते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, प्रश्न करके या PYQ MCQs कुछ भी करके हम बार बार अभ्यास करते रहते हैं, है ना। तो जो बार बार अभ्यास करते रहते हैं वो भी क्या है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है भाषा को सीखने का। तो पहला दृष्टिकोण है जिज्ञासा, दूसरा है अनुकरण और तीसरा है अभ्यास, ठीक है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है हमारा भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम या कौशल, भाषा का विकास क्रम या कौशल, ठीक है। तो भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ, भाषा का विकास कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ी भाषा, ये हम देखते हैं। तो पहला बिंदु है, बिंदु नहीं एक सूत्र देखिए, सुबोपल्ली, सुबोपल्ली, ये जो सूत्र है इससे ही हमारा भाषा का विकास क्रम निकल के आता है। देखिए, सु सुनना, बो बोलना, पे पढ़ना, ली लिखना। पहले सुनते हैं हम, सुन कर के बोलते हैं, फिर उसे पढ़ते हैं, फिर उसे लिखते हैं। इस तरीके से भाषा का विकास क्रम दिया गया है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक और है सर्वपल्ले, सर्वपल्ले से श्रवण, श्रवण मानी सुनना, ठीक है। क्या होता है, सुनना, वदन बोलना, पठन पढ़ना, लेखन लिखना, ठीक है। श्रवण, वदन, पठन और लेखन। इसके अलावा एक मैडम हुई हैं, उनका नाम है मारिया मोंटेसी। क्या नाम है, मारिया मोंटेसी। उन्होंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है इसमें। मैडम हुई है जिनका नाम है मारिया मोंटेसी, इन्होंने थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया है और उसने क्या किया है, सुबोलीप, सुबोलीप मानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। उन्होंने क्या किया, लिखना को तो पहले कर दिया और पढ़ना को उसके बाद में कर दिया। और यहाँ क्या किया गया है, पढ़ना को पहले और लिखना को बाद में, जबकि यहाँ पढ़ना को बाद में किया गया है और लिखना को क्या कर दिया गया है, पहले कर दिया गया है। इतना सा बदलाव किया है मैडम मारिया मोंटेसी ने, ठीक है। तो यहाँ ये भाषा का जो विकास क्रम है वो कैसे है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और मैडम मारिया मोंटेसी के अनुसार है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है। इसके बाद में अगला बिंदु या अगला तथ्य है भाषा के प्रकार। कौन से, भाषा के प्रकार कितने होते हैं बताइए। भाषा के प्रकार शुरू से ये तो पढ़ते ही आए हैं।
और सबको मालूम होगा कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, बताइए भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मैं ही बता देती हूँ, आप तो नहीं बताओगे, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, पहली कौन सी है? मौखिक भाषा। दूसरी है लिखित भाषा, और तीसरी और अंतिम है सांकेतिक भाषा। कौन सी? सांकेतिक भाषा। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है, मौखिक, मौखिक आपने टेस्ट दिए होंगे ना, मौखिक टेस्ट, जब हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा लगती थी उसके बाद में हमारे मौखिक टेस्ट लगते थे, याद है सबको? नहीं याद है? मैं याद दिला देती हूँ। जब अर्धवार्षिक परीक्षा लगती थी उसके बाद में हमसे प्रश्न नहीं पूछा करते थे क्या सर? मौखिक टेस्ट का मतलब होता है बोल करके, सिर्फ बोल करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न या अन्य, मान लो किसी भाषा के बारे में 2 व्यक्ति हैं, वो बैठ करके आमने सामने बातें कर रहे हैं, तो आमने सामने बातें कर रहे हैं तो वो क्या होगा? मौखिक रूप से बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैं और आप हैं, मैं मौखिक रूप से आपको समझा रही हूँ, अभी लिखवा नहीं रही हूँ या लिखा हुआ आप नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपसे मौखिक रूप से बात कर रही हूँ, ठीक है। वही मैं यहाँ पर आपको लिखने लग जाऊँ तो आपको लिख करके बता रही हूँ, वो कौन सा होगा? मैं लिखित भाषा में लिखूंगी, ठीक है। और आप कैसे ग्रहण करोगे उसे? पढ़ करके। मैं लिखूंगी और आप उसे पढ़ करके ग्रहण करेंगे, जैसे हैं पुस्तकें। मौखिक तो क्या हो गई? बोलकर, बोल करके किसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या हो गई? मौखिक। और लिख करके, और आप या कोई अन्य जो होगा वो कैसे ग्रहण करेगा? उसे पढ़ करके। लिखित भाषा को अन्य ग्रहण कैसे करेगा? पढ़ करके। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है, पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब जो है पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें, वो कैसे ग्रहण करेगा? अगला पढ़ करके ग्रहण करेगा। लेकिन वो कौन सी भाषा में है? लिखित भाषा में है। किस भाषा में है? लिखित भाषा में है। इसके बाद में अंतिम जो है वो है सांकेतिक। सांकेतिक संकेत, नाम से ही पता चल रहा है, सांकेतिक मानी संकेत से। मान लीजिए मैं आपके सामने, आप अपनी क्लास में सब लोग बैठे हुए हैं, 2 बंदे बीच में बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बिना बोले बस एक बार इशारे से समझा दूँ इस तरीके से कि चुप रहो, तो वो इशारा वो दोनों समझ जाएंगे, लेकिन अन्य नहीं समझेंगे। अन्य नहीं समझेंगे कि मैडम उनको क्यों कह रही है, क्यों कह रही है। या फिर कोई अन्य बात होगी तो मैं उनको इशारा से करके समझा दूंगी। मान लो किसी को बाहर भेजना होगा तो मैं खड़ा करके उसको यूं करके बोल दूंगी कि बाहर चले जाओ, तो वो समझ जाएगा। तो सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? जिसे हम संकेत के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा, संकेत, इसमें से प्रश्न भी पूछे गए हैं। पहले तो प्रश्न नहीं बनते थे, बहुत कम मात्रा में बनते थे सांकेतिक भाषा में, लेकिन अब प्रश्न ज़्यादा सांकेतिक भाषा में से ही बनने लगे हैं। जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो किस भाषा में बात करता है? मौखिक भाषा में करता होगा, है? मौखिक भाषा में करता है ना? नहीं, सांकेतिक भाषा में बात करते हैं वो। ये प्रश्न एसआई में पूछा भी हुआ है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो किस भाषा में बात करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा होगा, वो ऐसे आवाज़ लगाता है जोर जोर से, आप रुक जाओ रे, इधर वाले चले जाओ, ऐसे ही करता है ना? नहीं, वो इस तरीके से हाथ कर लेता है। मान लो इस साइड वालों को भेजना हो तो वो इस तरीके से करता है। उसका संकेत क्या है? इधर वाले रुक जाओ और इधर वाले निकल जाओ। तो वो किस भाषा में बात करता है? सांकेतिक भाषा में बात करता है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले किस में? सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, इस बात का ध्यान रखें। और मान लीजिए आप क्रिकेट के शौकीन होंगे, मैं नहीं हूँ तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मैं थोड़ा सा बताऊँ वो समझ जाना। वो क्रिकेटर जो होते हैं, मान लो कोई आउट हो गया तो वो जो उंगली उठा करके बता देते हैं कि ये बंदा आउट हो गया। ऐसे तो आवाज़ तो लगाता नहीं है कि आउट हो गया रे, आउट हो गया रे। एक उंगली उठा देता है तो
आउट हो गया इसका संकेत होता है। ठीक है, तो वो कौन सी भाषा में है? सांकेतिक भाषा में है। ठीक है, कौन सी में है? सांकेतिक भाषा में है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। मौखिक भाषा को सबसे सरल जो है वो तो कौन सी है? मौखिक भाषा है। लिखित भाषा है, कठिन भी है और सरल भी है। अगला इसे पढ़ करके भी ग्रहण कर लेता है। और सांकेतिक भाषा जो है वो सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि जिस तरफ हम इशारा करेंगे वो तो समझ जाएगा, लेकिन अन्य व्यक्ति उस इशारे को नहीं समझ पाएगा, उस संकेत को नहीं समझ पाएगा। सबसे कठिन भाषा कौन सी हो गई? सांकेतिक भाषा हो गई है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न करती हूं मैं इससे पहले आपसे। पेंटिंग पे मत जाना, मैं पहले भी बता चुकी हूं, पेंटिंग पे बिल्कुल मत जाना। ये जो संकेत है, सॉरी, ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, ये रोड पे आप देखते होंगे ऐसा निशान बना हुआ है जगह जगह पर कि इधर टर्न करना है। ऐसे निशान बने हुए रहते हैं ना, आपके सामने ऐसे निशान बहुत सारे बने हुए रहते हैं। तो ये कौन सी भाषा में आएगा? मौखिक में आएगा, लिखित में आएगा या सांकेतिक भाषा में आएगा? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये जो प्रश्न है वो किस में आएगा? सांकेतिक भाषा में। किस में आएगा? सांकेतिक भाषा में आएगा। अब आप ये कहोगे कि मैडम ये तो लिखा हुआ है, तो सांकेतिक भाषा में कैसा आएगा? ये तो हमें लिखा हुआ दिखाई देता है, तो सांकेतिक भाषा में नहीं, जबकि लिखित भाषा में आना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई स्पष्ट शब्द नहीं दिया होता जिसका कोई अर्थ निकले, तो वह तब तक लिखित भाषा में नहीं आएगा। जबकि ऐसा कोई चिन्ह बना हुआ हो जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, वो किस में आएगा? सांकेतिक भाषा में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? सांकेतिक भाषा में आएगा। जो मैंने अभी शब्द लिखा है चिन्ह, उसे शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए। ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी पूछते हैं ना इनमें से, तो ये जो शुद्ध रूप कौन सा है? ये चिन्ह। जो आधा वर्ण होता है वो किस में आएगा? वो पूरा बोला जाएगा, और जो आगे वाला उसके आधा वर्ण है या स्वर रहित वर्ण है, जिसके आगे वाला वर्ण है वो तो आधा बोला जाएगा, जबकि जो आधा वर्ण है या स्वर रहित वर्ण है वो पूरा बोला जाएगा। इसलिए इसका उच्चारण करके देखो, चिन्ह यहाँ पर न पर जोर पड़ रहा है पर नहीं, इसलिए ये जो लिखा हुआ है ये शब्द शुद्ध है। ध्यान रखना, ये भी पूछे जाते हैं आपके शब्द शुद्ध और अशुद्ध में, और ये क्या है? अशुद्ध है। ठीक है ना। इसके बाद में अगला बिंदु है, हमने भाषा के बारे में जान लिया है, सामान्य परिचय हमने भाषा का जान लिया है, भाषा की परिभाषा भी जान ली है, भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा की विशेषताएं, भाषा के प्रकार, भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, विकास क्रम कैसे हुआ भाषा का, हमने जान लिया है। अब इसके बाद में है हमारी भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है हमारी? हिंदी भाषा है, जिसकी हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम हिंदी के बारे में जान लेते हैं। मैंने कहा था ना शुरू में कि सबसे पहले हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं किस भाषा की? हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा, हिंदी क्या है? भाषा है। तो थोड़ा सा हम भाषा के बारे में जानेंगे, फिर हम हिंदी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे? व्याकरण के बारे में। तो अब हिंदी के बारे में हम 3 तरीके से देखेंगे। पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इतिहास के अनुसार। दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण।
और तीसरा है संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण। संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण। संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है भाषाओं को हिंदी भाषा को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और संवैधानिक दृष्टिकोण। सबसे पहला हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम हिंदी को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी, मुझे ये बताओ। सबसे पहले अभी हमने पढ़ी है मूल भाषा, जो सभी भाषाओं की जननी है, कौन सी है? संस्कृत भाषा, जिसमें से सभी भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। सभी भाषाओं का उद्गम इसी में से हुआ है। तो इसमें से हुआ है, तो सब इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है वैदिक और दूसरा है लौकिक। कौन सा? दूसरा है लौकिक। वैदिक मानी वेदों में जो भाषाएं चलती थी, वेद, उपनिषद, पुराण आदि की रचना जो किस में हुई है? वैदिक भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? वैदिक भाषा में हुई है। वहीं लौकिक भाषा किसे बोलते हैं? आम बोलचाल की भाषा को क्या बोलते हैं? लौकिक। आम बोलचाल की जो भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, वो क्या है? लौकिक। लौकिक को आम बोलचाल की भाषा भी बोलते हैं। इसमें किसकी रचना हुई है? रामायण और महाभारत की। ठीक है, किसकी हुई है? रामायण और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? लौकिक भाषा में, जिसे आम बोलचाल की भाषा भी माना जाता है। वैदिक भाषा जो है वो इसका ये आगे नहीं बढ़ी, जबकि लौकिक भाषा है वो आगे बढ़ी। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगी। भाषा का अपना एक अंतिम स्वरूप नहीं होता, जबकि भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, बताया था ना मैंने विशेषताओं में। तो भाषा परिवर्तनशील कैसे होती है? देखिए, लौकिक में से निकलती है भाषा पाली। कौन सी भाषा निकलती है? पाली। जैसे मैंने रूप परिवर्तन होकर के सरलता की ओर बढ़ते हुए बताया ना कि रामेश्वर को रामेश्वर बोल जाते हैं, तो भाषा धीरे धीरे सरलता की ओर बढ़ती है। तो पहले निकलती है पाली भाषा, जो बौद्ध धर्म की भाषा है। किसकी है? बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं वो किस भाषा में है? किस भाषा में है? पाली भाषा में। इसके बाद में कौन सी भाषा निकलती है? प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा, जो कि जैन धर्म की भाषा है। किसकी है? जैन धर्म की भाषा है। ठीक है, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में से निकलती है अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश का एक भाग है शोरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? शोरसेनी अपभ्रंश। ये अपभ्रंश भाषा का एक भेद है। ठीक है, पाली से निकलती है प्राकृत भाषा, इससे निकलती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से निकलती है अपभ्रंश का ही एक भेद है, वो है शोरसेनी अपभ्रंश, और इसमें से हमारी हिंदी भाषा निकलती है।
और हिंदी भाषा का जो कार्यकाल है हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 1050 से 1050 से हम हिंदी के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हिंदी भाषा बहुत पहले से ही शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले जो है अन्य भाषाएं हुआ करती थी, ना कि हिंदी। हिंदी का उद्गम बहुत बाद में हुआ है, संस्कृत के तो बहुत ही बाद में हुआ है। तो सबसे पहली सभी भाषाओं की जननी कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, पहली है वैदिक और दूसरा है लौकिक। वैदिक में वेद पुराण उपनिषद की रचना हुई है, और महाभारत और रामायण की रचना किस में हुई है, लौकिक भाषा में। ठीक है, लौकिक भाषा में से पाली भाषा निकली है, पाली भाषा में से प्राकृत भाषा, प्राकृत में से अपभ्रंश, और अपभ्रंश का एक भेद है शोरसेनी अपभ्रंश, जिसमें से हमारी हिंदी भाषा निकल करके आई है। अब इसमें से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं वो देखिए। मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से माना जाता है। हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से माना जाता है, तो किस भाषा से, मान लो आपके पास में ऑप्शन दे रखा है संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश और चौथा है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश। अगला कौन सा है, शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, इसके बाद में है उपरोक्त सभी। अब इसमें से मुझे ये बताइए कि कौन सा विकल्प चुनेंगे आप, इसमें से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। सभी भाषाओं की जननी कौन सी है, संस्कृत है। तो मान लीजिए आपके पास में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो नज़दीकी ऑप्शन आपको दे रखा है वो ऑप्शन आप पहले लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नज़दीकी ऑप्शन कौन सा है, हिंदी किस में से निकली है, शोरसेनी अपभ्रंश में से। तो शोरसेनी अपभ्रंश आपके पास में दे रखा है, तो आप सबसे पहले इसी को लगाओगे, ना कि संस्कृत को लगाओगे। ठीक है, और संस्कृत को इसके बाद में मान लो आपके पास में ये नहीं दे रखा है, शोरसेनी अपभ्रंश अगर नहीं दे रखा है तो आप लगाओगे अपभ्रंश। ठीक है, अगर अपभ्रंश नहीं दे रखा है तो आप लगाओगे संस्कृत। ध्यान रखें, प्राकृत मत लगा देना, आप ये तीन ही ऑप्शन लगाओगे। अगर नज़दीकी ऑप्शन दे रखा है शोरसेनी अपभ्रंश या अपभ्रंश, तो इसमें से लगाओगे, या फिर लगाओगे कौन सा, संस्कृत ऑप्शन ही लगाओगे। आप ये ऑप्शन मत लगाए ना। ठीक है, तो प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं मैंने बता दिया है। इसके बाद में अगला बिंदु है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में आता है भौगोलिक दृष्टिकोण। कौन सा, भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। राजस्थान में, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली। कौन कौन से हो गए, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और अगला है एमपी। एमपी में भी बोली जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार में भी हिंदी बोली जाती है। इन क्षेत्रों में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, कौन कौन से क्षेत्र हो गए,
राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और अंडमान निकोबार, ये जो क्षेत्र हैं इनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण किस प्रकार देख लिया है हमने। इसके बाद में अगला तथ्य है हिंदी का किस दृष्टिकोण से देखना, राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण से। अब हिंदी को देखेंगे संवैधानिक दृष्टिकोण से, ठीक है। हिंदी जो है हमारी एक मातृभाषा कौन सी है, हिंदी भाषा है। सबसे पहला क्या है, मातृभाषा कौन सी है, हिंदी है। अब देखिए अनुच्छेद, भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 8 में। कौन से में, अनुच्छेद 8 में भाषाओं का, अनुसूची 8 में, मैं क्या बोल रही हूँ, अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, जिनमें से एक भाषा हमारी हिंदी भी है। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक भाषा हमारी हिंदी भी है। और राजभाषा किसमें, कब, भाग 17 में, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351, 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक भाषा का, हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। किसका, हिंदी भाषा का उल्लेख। हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद में अगला है, हाँ मुझे ये बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कई परीक्षाओं में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। कौन सी है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, हमने भाषा, बोली ये सब पढ़ा है, तो इसमें क्या अंतर है, भाषाएं, बोली, क्या अंतर है इनमें। बोली, भाषा, मातृभाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा, बताइए इनमें क्या अंतर है। कोई भी मुझे ये बता सकता है कि बोली भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। बोली देखिए एक संक्षिप्त क्षेत्र में, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाती है ना, उसे बोली कहा जाता है। एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है। थोड़ी थोड़ी दूर पे जाने के बाद में भाषाएं बोली चेंज होती जाती है ना, कोई है लगा के बोलता है, कोई थी लगा के, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है। ऐसे कहते हैं ना कि कोस कोस पे वो पानी बदले, कोस कोस पे वाणी, ऐसे कुछ बोला जाता है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो ये बोली जो है वो बहुत संक्षिप्त क्षेत्र में बोली जाती है। किस में बोली जाती है, संक्षिप्त क्षेत्र में।
और जो ये बोली है वो थोड़ा बड़ा रूप ले लेती है। मान लो कोई बोली है वो अधिक थोड़े से बोली से थोड़े से अधिक क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो कौन सी, फिर उसे क्या नाम दे दिया जाता है, भाषा। तो बोली से जो व्यापक क्षेत्र होता है ना वो क्या है, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, संक्षिप्त क्षेत्र में बोली, और बोली से थोड़े से अधिक क्षेत्र में बोली जाती है ना, तो उसे क्या नाम दे दिया जाता है, भाषा। तो व्यापक क्षेत्र में बोली से व्यापक क्षेत्र जो हो जाता है वो क्या हो जाए, भाषा हो जाता है। इसके बाद में है मातृभाषा। मातृभाषा समाज से सीखी जाती है ना, एक समाज में बोली जाती है, वो क्या है, मातृभाषा है। और राजभाषा, राजभाषा क्या होती है बताइए। राजभाषा होती है किसी भी प्रशासन की भाषा। किसकी, प्रशासन की भाषा। जो प्रशासन के कामकाज हैं वो किस भाषा में होते हैं, राजभाषा में। प्रशासन के कामकाज वो उसको क्या बोला जाता है, राजभाषा में होते हैं। और राष्ट्रभाषा होती है जो किसी राष्ट्र की या किसी देश की अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती है ना उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो देश की अधिकांश जनता, किसी देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अब आप शुरू से सुनते आ रहे हैं ना कि बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा। आज जिसको पता था अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था उसके डाउट ये क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आज हमने भाषा और हिंदी के बारे दोनों के बारे में जान लिए हैं। इसके बाद में अब पढ़ेंगे हम व्याकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, व्याकरण। अब हमारा बिंदु शुरू होता है व्याकरण का। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भाषा पढ़ा है। भाषा कौन सी है हमारी, हिंदी। हिंदी के बारे में हमने जान लिया है। अब पढ़ेंगे हम किसकी, हिंदी भाषा की व्याकरण। क्या पढ़ेंगे, हिंदी भाषा की व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में सबसे पहले है व्याकरण का विच्छेद। सबसे पहले व्याकरण शब्द का विच्छेद करते हैं हम। तो क्या बनता है, वी धन, धन का चिन्ह, मैं इस योग का चिन्ह जो है इसको बोल रही हूँ, वी धन आ धन करण। ये उपसर्ग हो गए, और ये करण जो है वो धातु है। ध्यान रखना क्या है, धातु है। क्रियाएं किससे बनती है, अभी बताया था ना मैंने किससे बनती है, धातु से। ठीक है, इसके बाद में है व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना, भली भांति समझना। व्याकरण क्यों पढ़ते हैं हम, हाँ, किसी भाषा का शुद्ध रूप जानने के लिए तो व्याकरण पढ़ते हैं ना, है ना। तो भली भांति समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, व्याकरण। ठीक है, तो भाषा का शाब्दिक रूप जो है वो क्या है, भली भांति समझना। अब व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण है क्या, एक ग्रंथ है। व्याकरण क्या है, ग्रंथ है। इसे ग्रंथ बोल सकते हैं, विधा बोल सकते हैं, कृति बोल सकते हैं, संस्करण बोल सकते हैं। ठीक है, विधा, कृति, संस्करण कुछ भी बोल सकते हैं, रचना। अब पढ़ेंगे हम व्याकरण की परिभाषा। ठीक है,
व्याकरण की परिभाषा, परिभाषा अभी मैंने बताई है ना, उसमें से निकल करके आएगी। व्याकरण क्यों पढ़ते हैं हम? शुद्धता के लिए। किसके लिए? भाषा की शुद्धता के लिए। तो व्याकरण की परिभाषा, परिभाषा क्या बनेगी? व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है, लिखते जाइए आप भी साथ में, व्याकरण वह ग्रंथ है जो किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, जो किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, व शुद्ध प्रयोग के ज्ञान को व्याकरण कहा जाता है, को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह ग्रंथ है जो किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाती है, उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। अगला तथ्य है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार की, वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वही परिभाषा है जैसे अभी हमने व्याकरण की पढ़ी है। ठीक है, व्याकरण किसको शुद्ध करती है? भाषा को। और वर्ण, वर्ण क्या है? शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण का ही वर्ण है। वर्ण की परिभाषा देखो, पहले सबसे पहले वर्ण की परिभाषा लिख लो। वर्ण की परिभाषा, वर्णों के शुद्ध लेखन, वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग के ज्ञान को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक की क्या है? वर्ण विचार या वर्ण है। ठीक है, व्याकरण के अंग कितने हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य, ये जो तीनों हैं वो व्याकरण के अंग हैं। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण के अंग हैं वर्ण, शुद्ध, शब्द और वाक्य। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होकर के इस प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। इस प्रश्न को आज हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आप गलत करके आ जाते हो। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी
मौखिक इकाई क्या है? वो है ध्वनि। अब इसमें आप कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से देख लिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, प्रश्न को अच्छे से देखिए, मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण ही है। ठीक है, प्रश्न को फिर से देख ले। सबसे छोटी इकाई वर्ण, मौखिक इकाई ध्वनि और लिखित इकाई वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। वर्णों का अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए, एक स्वतंत्र लिखा है एक वर्ण ए, क्या इसका अर्थ निकलता है? नहीं। जबकि इसको शब्द के साथ में जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है, लेकिन एक स्वतंत्र वर्ण लिख रखा है मैंने, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जबकि मान लो कोई शब्द लिख दिया मैंने कम, तो इसका एक अपना अर्थ निकलता है। कम का मतलब अल्प, थोड़ा, जो इसका अपना अर्थ निकल रहा है। तो ये अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? शब्द। जबकि वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं निकलता। और अर्थ या भावार्थ के आधार पर, अर्थ या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई या अंग क्या है? वाक्य। क्या है? वाक्य है। जैसे अभी मैंने कम का अर्थ क्या बताया? कम एक शब्द है जिसका अर्थ क्या बताया? अल्प या थोड़ा हो सकता है, लेकिन अब हमें इतना सा अर्थ ही पता चला। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि राम ने दूध थोड़ा पिया, इसका पूरा अपना एक अर्थ निकल रहा है। इस वाक्य का पूरा अपना एक अर्थ निकल रहा है। तो वाक्य की अर्थ के आधार पर या भावार्थ के आधार पर वाक्य का सबसे बड़ी भाषा की सबसे बड़ी इकाई या अंग कौन सा है? वाक्य है। ठीक है, अगले तथ्य पर बढ़ते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या होती है? वाग्यंत्र, वाक इंद्र। ध्यान रखना, वाग्यंत्र, वाक इंद्र। ठीक है, वाग्यंत्र से निकलने वाली वह ध्वनि जो बिना किसी रुकावट बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाग्यंत्र से निकलने वाली वह ध्वनि जो बिना किसी के सहारे से मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, जो बिना किसी सहारे के मुख से निकलती है। स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर है ए, इसका उच्चारण हम करते हैं तो क्या ए किसी के सहारे से बोल करके देखिए, ए का उच्चारण करके देखिए, ए
किसी के सहारे से यह आगे नहीं बोला जाता, जबकि ये स्वतंत्र है। ठीक है, ये स्वतंत्र है। जबकि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और इसका उच्चारण करके देखो, जैसे क है तो क का उच्चारण करके देखोगे तो क, इसमें से ए की ध्वनि निकल रही है अंत में, देखिए क, इसमें से अंतिम ध्वनि क्या निकल रही है? ए। तो ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, वागेंद्र से निकलने वाली ध्वनि जो सहारे से, किसके सहारे से? स्वर के सहारे से मुख से बाहर निकलती है, क्या कहा है उसे? क्या बोला जाता है? व्यंजन। ठीक है, क्या बोला जाता है? व्यंजन। व्यंजन को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्वर को देख लेते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? शुरू से पढ़ते आ रहे ना, ए आ ई ई, तो स्वरों की संख्या तो पता होनी चाहिए ना हमें। स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन सी होती है? ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 जो हैं स्वर, हिंदी में कितने हैं? 11 स्वर हैं। अब कहोगे अंत में अंग और अह आता है, अनुस्वार और विसर्ग आता है, उनको काउंट क्यों नहीं करते? उनको काउंट नहीं किया करते, वो अलग वर्ण हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण के नाम से जाना जाता है। अंग और अह, इन दो वर्णों को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। अयोगवाह, अयोगवाह स्वर। ठीक है, अयोग स्वर, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि अयोगवाह वर्णों की या स्वरों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, इनको ध्यान रखना, स्वरों में गिना नहीं जाता है। स्वरों में हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, जबकि संस्कृत में 13 है। उसमें दीर्घ री और री, इन दोनों को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो 11 तो वो हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए? 13, जो कि किस में चलते हैं? संस्कृत में। हिंदी में कितनी है वर्ण स्वरों की संख्या? 11। ठीक है ना, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? अ का अर्थ किससे लिया जाता है? नहीं से, और योग मानी जुड़कर, वाह वहन, जो व्यंजन के साथ में जुड़ करके वहन नहीं होते। अंग और अह जो है वो स्वर के साथ में ही जुड़ते हैं, इनके बारे में हम अलग से अंत में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम प्रकार। किसके? स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर के भेद। सबसे पहला भेद है मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार कितने भेद होते हैं? ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जो कि संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ह्रस्व और दीर्घ ये 2 ही हैं जो हिंदी में चलते हैं, बाकी ये प्लुत स्वर जो है वो किस में चलता है? संस्कृत में चलता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? देख लीजिए, लघु,
छोटा एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है, जबकि दीर्घ को गुरु, बड़ा और द्विमात्रिक के नाम से जाना जाता है। द्विमात्रिक दो मात्राओं, ठीक है। त्रिमात्रिक प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। अब जो ह्रस्व स्वर हैं वो कौन से हैं और दीर्घ या गुरु स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए, लघु ई, लघु ऊ और री, ये तो हैं 4 स्वर हैं। वो तो किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में। और बाकी जो दीर्घ या गुरु स्वर है उसमें जो बाकी बचे हुए हैं 7 स्वर, वो किस में आएंगे? दीर्घ में। कौन कौन से बचे हुए हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 स्वर किस में आएंगे? दीर्घ स्वर या गुरु में। और अंत में जो प्लुत स्वर है उसमें ए और शेष जो 7 स्वर हैं जो किस में आते हैं? दीर्घ में। कितने हो गए? 8। और इसके अलावा एक ओम, वो भी किस में आता है? प्लुत स्वर में। और दीर्घ री जो है वो किस में चलती है? संस्कृत में चलती है, जो भी किस में आती है? प्लुत स्वर में, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। भाषा जो किससे बना हुआ है? भास धातु से बना हुआ है। ये किस में से निकला है? मूल भाषा संस्कृत में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। और विचार का अर्थ क्या होता है? अध्वन्यात्मक इकाई जो अपने मन में है, जिसको किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया जाता है, वो क्या है? विचार। विशेषताएं क्या है? भाषा की अर्जित संपत्ति है, सामाजिक परिवेश से की जाती है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, परिवर्तनशील होती है, भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है और भाषा कठिन से सरलता की ओर बढ़ती है। भाषा को सीखने के 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं: जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। और भाषा को विकास क्रम जो है वो सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और मैडम मारिया मोंटेसी के अनुसार क्या है? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसके बाद में भाषा के प्रकार हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हिंदी को हम 3 दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत से, फिर वैदिक और लौकिक निकली है, लौकिक से पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। और अपभ्रंश का एक भेद है शोरसेनी अपभ्रंश, जो हिंदी में, जिसमें से हिंदी निकली है। भौगोलिक दृष्टिकोण राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और अंडमान निकोबार में हिंदी बोली जाती है। संवैधानिक दृष्टि से अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक हमारी हिंदी है। और 343 से 351 अनुच्छेद तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। और 14 सितंबर को क्या? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। व्याकरण की परिभाषा आप देख लीजिए। और इसका अर्थ क्या होता है? व्याकरण, ठीक है। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है भलीभांति समझना। वर्ण के भेद कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन 2। और इसके बाद में है वर्ण के स्वर के भेद जो मात्रा के अनुसार आज हमने पढ़ा है। उस 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किस में चलता है? संस्कृत में। हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ 2 ही चलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।